नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज पूरा बिहार शर्मसार है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो महापाप हुआ है, जो महापाप उजागर हुआ है, उससे सबको सदमा लगा है। लेकिन धीरे धीरे ही सही बिहार जगा है। बिहार की युवा पीढ़ी के साथ साथ आम जन सड़क पर आया है, तो उम्मीद जगी है कि अब बिहार को अपनी बेटी बहन, माँ बहन और कुल आधी आबादी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में सरकारी स्तर पर कार्रवाई हो रही है और जो भूमिका विपक्ष निभा रहा है, वह तो इस महापाप और बेटियों पर होने वाले अत्याचार के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनके लिए ही सुरक्षा कवच बनता हुआ दिख रहा है। जब इस तरह की घटना के लिए जिम्मेवार और जवाबदेह बाजार में छुट्टे सांड की तरह घूमते नजर आएंगे, तो फिर न्याय की गिरफ्त से छूटे रहेंगे, तब तक हम आप कैसे किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। तो जो छूटे सांड की तरह जो सही आरोपी हैं घूम रहे हैं, उनको कसना जरूरी है, उन पर लगाम कसना जरूरी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी भी कर रहा है। जांच का यह दौर लंबा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जांच का दायरा क्या है। क्या केवल ब्रजेश ठाकुर और इस मामले में पकड़े गए कुछ मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ जांच किए जाने और उन्हें सजा दिला देने भर से हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, उनका भविष्य बच जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जांच का दायरा बहुत छोटा है। जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं केवल मोहरा हैं, असली खिलाड़ी कोई और है। जब तक असली खिलाड़ी नहीं पकड़ा जाएगा, मोहरे बदल जाने से खेल नहीं बदलने वाला है। जब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बालिका गृह में कैसे और किस तरह की बच्चियों को रखा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है, अगर हुआ है तो किस स्तर पर और नहीं हुआ है तो किस स्तर पर, ये जांच का विषय है। यह पूरा मामला प्रक्रिया में चूक का ही नतीजा है। तो जब तक प्रक्रिया में चूक करने वाले नहीं पकड़े जाएंगे, व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बालिका गृह के संचालन और उसके एनजीओ के चयन और उसे फंड देने की जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था की प्रक्रिया के तहत ही अब तक काम हो रहा था। तब इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? तो इसका मतलब व्यवस्था में ही लोचा है। नीतीश जी शायद यह कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की स्त्री सुरक्षा से संबंधित जो नीति है, उसके आलोक में निर्मित बालिका गृह की व्यवस्था का तंत्र दुरुस्त है। कसूर एनजीओ का है, लेकिन एनजीओ का चयन करने का अधिकार जिन सरकारी बाबुओं के हाथों में है, क्या वे हाथ काले नहीं हैं? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? चयन प्रक्रिया के पालन में लोचा होने की वजह से ही मुजफ्फरपुर जैसा हादसा हुआ। अपने देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कड़े कड़े कानून हैं, बनते भी हैं और बनाने की मांग भी उठती रहती है। लेकिन इस कानून के पालन की जिम्मेवारी कैसे ईमानदार हाथों में सौंपा जाए, इसकी कोई खुली पारदर्शी व्यवस्था है ही नहीं। कानून चाहे कितना भी आप कड़ा क्यों न बना लें, उसके पालन करने और दूसरों से पालन कराने की जिम्मेवारी जब तक बेईमानों के हाथ में रहेगी, कोई भी कानून बना लीजिए, अच्छा नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। आज पूरा विपक्ष मुजफ्फरपुर मामले को लेकर आक्रामक है, होना भी चाहिए, लेकिन निशाना तो सही हो। यहाँ निशाने पर अभियुक्तों की जगह राजनीतिक विरोधी हैं। इस कांड के बहाने अपने अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और निपटाने की जो साजिश चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उसका सीधा फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो असली अभियुक्त हैं। दोषियों की पहचान के लिए अन्य वैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं को समझना भी जरूरी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक अगर किसी पुलिस वाले को कोई लवारिस या अनाथ या फिर किसी अपराध की शिकार बच्ची मिले, तो सबसे पहले उसे लेकर उसे जो इसके लिए तय प्राधिकार है उसके पास जाना है, CWC के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। CWC उस बच्चे या बच्ची का सबसे पहले मेडिकल जांच कराता है, फिर उस बच्चे की मनोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है, उस बच्चे के अभिभावक को सूचना दी जाती है। अगर अभिभावक नहीं है तो थानेदार उसे अपने इलाके के बाल गृह या फिर बालिका गृह को सौंप सकता है। थानेदार अपने क्षेत्र के बाल और बालिका गृह का वेलफेयर अधिकारी होता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या थानेदार इस प्रक्रिया का पालन करता है? ज़्यादातर मामलों में नहीं करता है। वह सीधे बच्ची या बच्चे को बालिका गृह पहुंचा देता है। बालिका गृह भी थानेदार से बच्चे या बच्ची का CWC की प्रक्रिया की रिपोर्ट नहीं मांगता। एक बच्चा मिल गया तो आमदनी बढ़ गई,
ये सोचकर वह बच्चे या बच्ची को रख लेता है। इतना ही नहीं, इस थानेदार को हर 3 महीने पर बालिका गृह का निरीक्षण भी करना होता है। जिस थानेदार ने CWC की प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर बालक या बालिका को सीधे बाल गृह को सौंप दिया, क्या वह दोषी नहीं है? जिस थानेदार ने नियमित रूप से बालिका गृह का 3 महीने पर इंस्पेक्शन नहीं किया, क्या वह अपराधी नहीं है? जिस थानेदार ने शुरुआती प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया और आगे की अपनी निरीक्षण ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाया, क्या उसे सबसे पहले जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? तो कई ऐसे सवाल हैं। जिला स्तर पर बालिका और बाल गृह के निरीक्षण के लिए कमेटी गठित होती है, जिसका अध्यक्ष खुद डीएम होता है। एक्ट के मुताबिक उसे हर 3 महीने पर बालिका गृह का इंस्पेक्शन करना है। क्या मुजफ्फरपुर और दूसरी जगहों पर जहां बालिकाओं का शोषण हुआ है, वहां के डीएम ने हर 3 महीने पर बालिका गृह का निरीक्षण किया? अगर किया तो आज तक ये मामला सामने क्यों नहीं आया? एक प्राइवेट एजेंसी के कुछ लोग 2-4 घंटे के लिए बालिका गृह जाते हैं और बड़े स्कैंडल का खुलासा हो जाता है। फिर डीएम क्यों नहीं कर सके इस खुलासे को? वह आज तक बच्चियों की पीड़ा को क्यों नहीं सुन सका? डीएम स्कैंडल को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्या इस तरह के मामले के लिए डीएम को आप दोषी नहीं मानते हैं या नहीं माना जाना चाहिए? उसे क्यों नहीं जेल जाना चाहिए? तो मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, बल्कि बालिका गृह केंद्रों की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भी मानव व्यापार निरोधी समन्वय समिति की व्यवस्था है। इस समिति के सदस्य विभिन्न विभागों के लगभग 3 दर्जन अधिकारी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष होते हैं। एक्ट के अनुसार हर 3 महीने पर समिति की बैठक होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में। सवाल उठता है कि क्या हर 3 महीने पर चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बैठक हुई बालिकाओं का हाल जानने के लिए? सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, पिछले 5 साल में केवल एक ही बैठक हुई है। 3 महीने की जगह 5 साल में एक बैठक करने वाले चीफ सेक्रेटरी भला जिम्मेवारी से कैसे बच सकते हैं? जब ऊपर से नीचे आने वाली गंगा उद्गम स्थल पर ही मैली हो, उससे नीचे आकर सब कुछ साफ पाक रखने की उम्मीद करना मुझे लगता है कि बेमानी है। गंगा जब उद्गम स्थल से ही गंदी है तो नीचे आकर साफ कैसे हो सकती है? टीस की रिपोर्ट के अनुसार 15 से ज्यादा जिलों के बालिका और बाल गृह यातना केंद्र बने हुए हैं। वहां बच्चों को दिल दहला देने वाली यातनाएं दी जा रही हैं। इन बाल गृह और बालिका गृहों के यातना घर में तब्दील होने के लिए वे तमाम अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपने पदेन कर्तव्य का पालन नहीं किया, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुजफ्फरपुर कांड के लिए मंत्री दोषी है, फिर ये अधिकारी निर्दोष कैसे हो जाएंगे, कैसे बेकसूर हो जाएंगे, जिनके ऊपर कानून और प्रक्रिया के पालन की पूरी जिम्मेवारी है? एक मंत्री कितना कानून का जानकार होता है ये सबको पता है। वो अपने अधिकारियों के इशारे पर ही चलता है, अधिकारी ही सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं, मंत्री केवल हस्ताक्षर करता है। तो मंत्री जब दोषी है, जब उसको इस्तीफा देना पड़ गया, तो फिर जो अधिकारी जो इस प्रक्रिया के पालन के लिए जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब तक उच्च पदों पर आसीन ये नौकरशाह दंडित नहीं होंगे, छोटे मोटे अधिकारियों कर्मचारियों को फांसी पर लटकाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। जब तक असली खिलाड़ी सुरक्षित है, खेल भी सुरक्षित ही माना जाएगा। सो अभी जांच पड़ताल और कार्रवाई के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह समझिए कि बस एक ब्रेक है। अब सरकार को तय करना है कि उसे केवल एक ब्रेक चाहिए या हमेशा के लिए मुजफ्फरपुर जैसे पाप से मुक्ति चाहिए। विपक्ष को भी फैसला करना होगा कि उसे केवल इस मामले से राजनीतिक माइलेज भर चाहिए या व्यवस्था में आमूल बदलाव चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो दोनों पक्षों को अपने अपने बंदूक के निशाने बदलने होंगे, तभी बदलाव आएगा। जब तक विपक्ष इस मामले को औजार बनाएगा अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, तब तक तो बदलाव नहीं आने वाली है और नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। तो विपक्ष भी अब राजनीति करना छोड़े, सरकार भी खुलकर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, तभी बदलाव हो सकता है और हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, उनका भविष्य बच सकता है। आज बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग और समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।